हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। जैसा कि आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, तो फंडामेंटल राइट्स में हम देख रहे थे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है समता का अधिकार। समता के अधिकार में हमने अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में अनुच्छेद 14 से 16 तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो रह गया है हमारा अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है? जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अर्थ है छुआछूत। छुआछूत से तात्पर्य ऐसा है कि हम देख रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन से ही जब हमारे देश में छुआछूत की जो भावना है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि अब वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ें अब नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज़ें रहती हैं। तो उस चीज़ों को यानी उस भावना को हमें पूर्णतः क्या करना है, ख़त्म करना है, ताकि ये ना हो कि कोई उच्च वर्ग है, कोई निम्न वर्ग है, इसका छुआ पानी नहीं पीना है या इसे नहीं छूना है। ये बहुत ही गलत भावना है। क्लियर? तो इन सारी मतलब जो भी ये छुआछूत रखेगा या ऐसी कोई भावना रखेगा, इसके लिए कड़े प्रावधान बनाए गए, कई एक्ट भी रखे गए हैं और इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 17 भी रखा गया। तो इसके तहत संसद के द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 तैयार किया गया और बाद में इसे और भी प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद 1976 में संशोधन किया गया, यानी कि अस्पृश्यता अधिनियम 1976 भी लाया गया। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोगों के अंदर जो एक भावना है उसमें क्या आनी चाहिए, समानता आनी चाहिए, एक समता का विकास होना चाहिए, ताकि एक जो डेवलपमेंट है कंट्री का वो अच्छे से हो पाए। क्लियर? अब आता है हमारा अगला अनुच्छेद 18। तो ये आर्टिकल यह कहता है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत का क्या तात्पर्य है? उपाधियों के अंत से तात्पर्य ऐसा है कि आप देख पा रहे हो प्राचीन समय से ही हमने क्या देखा, राजा देखा है ना, महाराजा देखा, और अगर आप देखते हो चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे भी गवर्नर वगैरह रहे, है ना। तो इस तरह से जो एक विशेष किसी एक व्यक्ति को कोई विशेष दर्जा दे देना जो उसे अन्य व्यक्ति से श्रेष्ठ बनाता हो, है ना। जबकि हमारे संविधान में ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में सबसे बड़ा हमारा विधि है, सबसे बड़ा हमारा संविधान है, कोई भी व्यक्ति विशेष को विशेष पावर नहीं दी गई है। तो इस तरह से उसी को परिभाषित करने के लिए उपाधियों का अंत रखा गया अनुच्छेद 18 में। क्लियर? तो ये अनुच्छेद 18, अब इसी उपाधियों का अंत का यह भी तात्पर्य है कि सिर्फ आप राज्य, सेना और शिक्षा दो में आपको ही उपाधि मिल सकती है। उसके अलावा अगर आपको कहीं दूसरे कंट्री से कोई उपाधि मिल रही है या फिर अगर आप कोई और उपाधि ग्रहण करना चाह रहे हो या आपको कोई दे भी रहा है, इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी चाहिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति उसे स्वीकार नहीं करते तब ये आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है? वो उनके बाउंड्री लाइन पे है कि वो कब किसके आधार पर देंगे। लेकिन सीधा ये पूछा जाता है कि किस पे अभी भी उपाधियों का अंत नहीं रखा गया है, तो राज्य, सेना और शिक्षा दो में आपको मिल सकता है। अब आते हैं बात दूसरे मौलिक अधिकार की, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक वर्णित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अपने में ही एक अलग अधिकार है, यानी कि बोल दिया जैसे हमने स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हमें हर तरीके से एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और जो हमें मिली हुई है। अब ये देखते हैं ये स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक हमारा बना हुआ है। तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19, इसी अनुच्छेद के अंदर 6 और भी अधिकार दिए गए हैं, जिस पे क्या करता है, वो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके जो सर्वांगीण विकास है उसको और भी अच्छा बनाने में कार्य करता है। तो पहला जो है हमारा वाक्य या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप देखते हो कि लिखा रहता है अनुच्छेद 19 में 1 से लेकर के 6 तक। तो आप इसको 19 का 19 खा गा घा अंगा ऐसा करके पढ़ सकते हो, या ABCD करके, या फिर 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे सहूलियत के लिए 1 2 3 4 करके रख दिया है ना। तो आप इसे 19 1 पढ़ना, 19 2, 19 3, 19 4, 19 5 और 19 6। तो 19 1 में क्या लिखा है? वाक्य या व्यक्ति की स्वतंत्रता
शांति और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। 1903 में लिखा है संगम, संघ या सरकारी समितियां बनाना। 1904 में भारत के राज्य क्षेत्र या अवध कहीं भी संचरण का अधिकार। 1905 में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में घूमने का अधिकार। 1906 में कोई भी व्यापार या कारोबार का अधिकार। तो ये 6 तो लिखे हुए हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे अर्थ हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, जानते हैं। जो पहला है हमारा वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि बोलने की स्वतंत्रता, अपनी विचार, अपने विमर्श रखने की स्वतंत्रता, यह हमें प्रोवाइड कराता है अनुच्छेद 19 का, जिसके अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता आती है। यहाँ पे थोड़ा सा लैपटॉप में अगर आप टाइपिंग रखते हैं तो वो इंटर करने में प्रॉब्लम कर देता है, तो आप इसे प्रेस ही समझना, ये प्रेस लिखा हुआ है थोड़ा सा। तो यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता, फिर आता है व्यावसायिक विज्ञापन का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। तो ये सारे जो भी अधिकार आते हैं वो किस पे आते हैं? अनुच्छेद 19 का पे। इन सब में जो कई बार पूछा जाता है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया। तो मीडिया की जो स्वतंत्रता रखी गई वो किस मतलब कौन सा ऐसा काम हुआ था या किसने ऐसी बात कही जिसके तहत ये सोचा गया कि वाक्य या अभिव्यक्ति में प्रेस की स्वतंत्रता रखनी चाहिए? तो सिकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962 के तहत उच्चतम न्यायालय ने यह डिसाइड किया कि वाक्य या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता को रखना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इसके तहत लोग क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे, अपने विचार विमर्श रखेंगे और जागरूक होंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें ऐड की गई अनुच्छेद 19 का में। अब इसी अनुच्छेद 19 का में जो आप जानते हो जानने का अधिकार, हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार मिला हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 19 का के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम इसी अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया और इसी अनुच्छेद 19 का पे इसे वर्णित किया गया है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में रखा गया। ठीक है? और इसके तहत कोई भी व्यक्ति, एक आम नागरिक भी क्या कर सकता है? कोई भी लोक नियोजन या सरकारी कामकाज की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है आरटीआई लगा करके। ठीक है? तो ये किस में वर्णित है पूछा जा सकता है हमसे, तो अनुच्छेद 19(1) या अनुच्छेद 19 का में। फिर आता है हमारा जो अनुच्छेद 19(3) का भाग है संघ बनाने का अधिकार, यानी जो आप समितियां बनाते हो वो आपको अधिकार है, जैसे कि राजनीतिक दल आप बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, समिति बना सकते हो। इसके लिए आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं अनुच्छेद 19(3) के तहत। अनुच्छेद 19(4) क्या कहता है? संचरण की स्वतंत्रता। संचरण का मतलब है आप कहीं भी आ जा सकते हो। ठीक है? जैसे कि अभी संचरण इसमें 2 तरह का होगा, एक देश के अंदर और एक होगा देश के बाहर। तो इसे आंतरिक और बाह्य का नाम दिया गया। आंतरिक से मतलब है कि आप देश के अंदर कहीं भी आ जा सकते हो। बाह्य से मतलब है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी देश के बाहर अगर आपको कहीं जाना है तो ये अनुच्छेद 19 में नहीं आएगा। क्या बोला मैंने? कि जो अगर आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हो, इसकी जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में नहीं आएगी, ये अनुच्छेद 21 में आएगी, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता में। वहीं पे अनुच्छेद जो 19 पे आएगा वो आएगा देश के अंदर, यानी अगर आप आंतरिक जो भी अगर आप घूम रहे हो एक देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में, वो आएगा हमारा अनुच्छेद 19(4) में। क्लियर? तो ये क्लियर होगा। अब आती है निवास का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी घूम सकता है, रह सकता है और स्थायी निवास भी कर सकता है। स्थायी निवास से तात्पर्य है कि वो किसी भी राज्य में जा करके अपना जमीन वगैरह लेकर या कि घर लेकर के रह सकता है, बनवा सकता है, व्यवसाय कर सकता है, इसकी पूरी की पूरी उसे स्वतंत्रता होगी। ठीक है? अब आते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। तो अनुच्छेद 20 से क्या तात्पर्य है? अनुच्छेद 20 यह कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया, चोरी कर दी, डकैती डाल दी, है ना,
या फिर किसी ने मर्डर कर दिया, जैसे कि अभी सुनील सिंह हैं हमारे जेल में, आपको पता होगा, उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। तो क्या होगा, जो भी वर्तमान में जो भी नियम कानून है, ठीक है, उसके आधार पर ही उस एक व्यक्ति को, जो अपराधी है, उसे दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बहुत पहले नियम चल रहा था उसके आधार पर उसको भी फॉलो कर लिया जाए, और जो नियम वर्तमान में उसके आधार पर, उस कानून के आधार पर उस व्यक्ति को क्या किया जाए, दंडित किया जाएगा। जो नियम कानून चल रहे हैं, जो मर्डर पे लगेगा या जो चोरी पे लगेगा, उसके आधार पर ही उसको दंडित किया जाएगा। दूसरा, किसी एक व्यक्ति को यानी किसी एक अपराधी को एक अपराध से ज़्यादा, यानी अगर उसने सिर्फ चोरी की है तो चोरी के लिए ही जो उसको दंड दिया जाएगा वही दिया जाएगा। ये नहीं कि उसने चोरी तो की है लेकिन और 2-3 चीज़ें लगा करके उसको दंडित किया जाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी एक नागरिक को या एक अपराधी को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि तुम इस चीज़ को ज़बरदस्ती कबूल करो कि हाँ तुमने ही चोरी की है। ये उसके लिए वो स्वतंत्र है ना। आप उसको आप कैसे क्लियर करवाते हो आपके ऊपर है, लेकिन आप उसे बाध्य नहीं कर सकते कि तुम अपने ही अगेंस्ट बात करो। क्लियर। तो ये सारे फैक्ट हो जाते हैं। अब आता है जो हमारा अनुच्छेद 21, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में हम देखेंगे प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। जैसे कि मैंने बताया था कि जो अनुच्छेद 21 है वो अपने आप में ही एक अलग से मौलिक अधिकार है, भले ही उसे रखा गया है दूसरे मौलिक अधिकार पे, लेकिन वर्तमान समय में उसमें इतने सारे मौलिक अधिकार रख दिए गए हैं कि जितने हमारे 6 मौलिक अधिकार में वर्णन नहीं है उतना उस अकेले अनुच्छेद 21 में रखा गया है। इसी के लिए मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगी। सो आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।